गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे युवा साथियों। मैं आज पुनः फिर से ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था उसका ये थर्ड पार्ट है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी तक हमने 40 नंबर तक के प्रश्नों को देख रखा है। अब आगे हम 41 नंबर के प्रश्न से देखेंगे, यानी 41 नंबर से आगे ही देखेंगे, है ना। तो देखिए ये 40 नंबर का यहां तक हो गया था। अगला प्रश्न ये है कि किसी सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है, सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है उस बिंदु को कहते हैं दोस्तों, जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं कि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है। अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस प्रकाश किरण को कहते हैं, अगर टकरा करके लौट जाती है दोस्तों, अगर टकरा करके लौट जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तित। परावर्तित याद रखिएगा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कुछ प्रॉब्लम के चलते। ठीक है, तो ये इनका ऑप्शन हो जाएगा परावर्तित किरण। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद है किसी सतह के आपतन बिंदु पर, किसी सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। डाला गया लंब क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, अभिलंब कौन बनाती है? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब यानी आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब, इनके साथ कौन बनाती है दोस्तों? तो इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आगे कंटिन्यू करते हैं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण दोस्तों ये है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो खींचा गया लंब होता है इनको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये वाला इनका ऑप्शन हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखते हैं प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो ही प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रतिबिंब को पर्दे पर, कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें पता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो वो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ये याद रखिएगा। चलिए 51 के प्रश्न को देखते हैं। यहां है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा वस्तु के सिद्ध में ही होता है, वस्तु के सीधा में ही होता है। तो इनका ऑप्शन ये हो जाएगा। जब कांच के एक पृष्ठ को पॉलिश कर दी जाती है तो इस प्रकार के पदार्थ को दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ क्या कहते हैं? दर्पण। 53 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों दर्पण जो होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय है ना, और एक होता है परवलय। तो दोस्तों गोलीय जो होता है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल।
तो कई बार कितने बच्चे क्या करते हैं ना कि जब भी दर्पण के बारे में पूछते हैं तो बताता तो 3 तो है, लेकिन वो समतल, अवतल, उत्तल बताते हैं। तो समतल, अवतल, उत्तल नहीं दोस्तों, समतल, गोलीय और परवलय है, ये 3 प्रकार के दर्पण है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? अभी जस्ट लिखिए तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे कहते हैं, खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है परावर्तक सतह, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और धसा हुआ होता है तो अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ, यहां मिश्रित है, और उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। कांच के टुकड़े को बाहरी सतह को पॉलिश करने से बना दर्पण कहता है। कांच के टुकड़े को बाहरी सतह, मतलब जो बाहर की ओर रहता है, बाहर की ओर है, उसको पॉलिश करने से अवतल दर्पण का निर्माण होता है, अवतल दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को कहते हैं दोस्तों वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण है और इनके मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। ये ऑप्शन हो जाएगा इनका। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या को दर्पण की क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या अगर मान लेते हैं ये गोलीय, ये हम मान लेते गोलीय दर्पण बना लेते हैं, एक बार पहले सही समझ लेते हैं। ये गोलीय दर्पण है, यहाँ लिखा हुआ गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या का मतलब दोस्तों इनका केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो कहते हैं उसकी त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं यहाँ? वक्रता त्रिज्या। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली जो दूरी होता है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं, फोकस ऐप से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण की कहते हैं। तो P से ऐप तक, यानी ऐप से P तक की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध है, यानी F बराबर R/2 होता है, यही इसके बीच का संबंध होता है। आप इसे याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा F बराबर R/2। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।